नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अपना जो 11th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब जो सैम्पल पेपर है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो फर्स्ट टर्म में जो क्वेश्चन पेपर बनने वाला है उसका क्या पैटर्न रहेगा, है ना। पैटर्न का पता लग जाएगा तो कम से कम बहुत सारे बच्चों की समस्या ये है कि उनको पता नहीं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके एग्जाम में। एमसीक्यू क्वेश्चन तो आप कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। एमसीक्यू बेस पे आपका पूरा जो पेपर है एमसीक्यू बेस पे होने वाला है, लेकिन उसमें एमसीक्यू बेस में भी कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कथन कारण वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर कार्टून पे आधारित कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके, या फिर मैप पे आधारित क्वेश्चन है। तो गाइज, आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि जो हिस्ट्री का जो सैम्पल पेपर का जो सॉल्यूशन वाली जो वीडियो है उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लिए। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि मेरे चैनल में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। देखिए दोस्तों, आप चाहे कितने भी बड़े ज्ञाता हो, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कर लिया है, लेकिन एमसीक्यू में आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। अब फंसते कौन बच्चे हैं? जो ज़्यादा तैर फैर में रहते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी दिखाते हैं। तो जो बच्चे, देखो यार, मैं लगभग 4 सालों से बच्चों को कोचिंग क्लासेस दे रहा हूँ, और एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें मैं भी कई बार मेरे से भी गलतियां हो जाती है, जो कि जबकि मैं 4 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और आप लोगों ने तो एक बार, 2 बार या 3 बार सिलेबस को किया होगा। तो आपको तो और ज़्यादा ध्यान पूर्वक तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि आप कुछ क्वेश्चन रट के जाते हो, कुछ क्वेश्चन की तैयारी करके जाते हो, उसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हो और आप धड़ाधड़ आंसर लिखना शुरू कर देते हो। लेकिन एमसीक्यू वाले पेपर में क्या होगा आपका कि एक तो एक क्वेश्चन को क्या है 10 तरीके से पूछा जा सकता है ना। एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से पूछ के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ना, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो आपका जो पोल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है 11th क्लास, उसके पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन पेपर है कुल मिला के 3 खंड में बना है ना। 3 खंडों में बनेगा, खंड का, ख और गा, ठीक है। कुल मिला के 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। और आपको जो समय दिया जाएगा, टोटल जो समय आपको मिलेगा वो कुल मिला के आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, है ना। और टाइमिंग की इसके अलावा मार्क्स जो होंगे, कुल मिला के 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो क्वेश्चन पेपर है खंड का की बात कर लेते हैं। तो खंड का में कितने क्वेश्चन रहने वाले? 24 क्वेश्चन रहने वाले हैं ना, जिसमें से आपको क्या करना होगा, 20 क्वेश्चन का उत्तर आपको करना होगा। इसके अलावा खंड ख की बात करें तो खंड ख में हमारे जो टोटल जो क्वेश्चन की संख्या रहेगी वो 24 रहेगी, और इसमें भी क्या करना है, 24 में से आपको 20 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें खंड ग की, तो इसमें कुल मिला के रहेंगे 12 क्वेश्चन, और 12 में से आपको कितने क्वेश्चन के उत्तर देने हैं? 10 क्वेश्चन के उत्तर आपको देने हैं। इसके अलावा हम बात करें कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर केवल एक ही सही विकल्प चुनने हैं आपको, एक से ज़्यादा विकल्प आपको नहीं चुनने हैं। एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से, ठीक है। इसके अलावा सभी प्रश्न के जो अंक है समान है। देखिए, कुल मिला के अगर आप देखें, खंड का से आपको 20 क्वेश्चन का उत्तर देने हैं, खा से भी 20 देने हैं, और गा से 10 देने हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन को आपको करना ही करना है। ये तो कंपलसरी 50 क्वेश्चन करना है ना। और आपको 50 क्वेश्चन में जो आप आंसर देंगे उनमें से क्या किया जाएगा, आपको फर्स्ट टर्म में 40 मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन जो होगा ना आपका, जो एक क्वेश्चन होगा वो 0.8 मार्क्स का होगा। अगर आप 50 को 0.8 से अगर आप गुना करते हैं तो 40 मार्क्स हो जाएगा, है ना। मतलब एक क्वेश्चन सही होने का मतलब है कि आपको 0.8 मार्क्स दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पेपर का पैटर्न रहने वाला है। अब हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपने सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संविधान सभा की रचना किस योजना के अनुसार हुआ था, है ना। संविधान सभा की जो रचना है, भारतीय संविधान सभा की रचना, वो किस योजना के अनुसार हुई है। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया गया है ना, कैबिनेट मिशन, है ना। भारतीय संविधान सभा की जो रचना है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया गया था। देखिए दोस्तों, संविधान सभा के जो सदस्यों का जो निर्वाचन है वो 1935 में
स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था, है ना कि। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपको सही उत्तर लगाना है। दूसरे का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या विभाजन के बाद कितनी रह गई थी। ठीक है, विभाजन के बाद हमारी जो संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी रह गई थी, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, 299 सदस्य रह गए थे विभाजन के बाद। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका तय हुआ। मतलब जो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनका चुनाव किस प्रकार से हुआ। तो जो चौथा क्वेश्चन है उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उनके परामर्श से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए लगाना है, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, संविधान सभा के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। इसलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सही से रीड करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमें लगाना है। संविधान सभा के सदस्यों में कभी किसी विचार पर मतभेद ही नहीं हुआ। देखिए यार, ये तो कथन बिल्कुल ही मतलब सही नहीं है, क्योंकि यार हर एक मुद्दे पे संविधान सभा में जितने भी मतलब कानून बन रहे थे या जो भी नियम बन रहे थे तो उसको लेकर हमेशा विचार विमर्श या मतभेद होते रहते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपको सही उत्तर लगाना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाज में निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो समाज में निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा। तो राज्य द्वारा, संविधान द्वारा, जनता द्वारा या फिर न्यायपालिका द्वारा। 4 ऑप्शन है, तो इसमें से एक को सिलेक्ट करना है। यानी कि यहाँ पे आपको जो सही उत्तर लगाना है वो है छठे का आपका ऑप्शन बी लगाना है, संविधान द्वारा, है ना। समाज में निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण किसके द्वारा होगा, समाज के द्वारा, मतलब संविधान के द्वारा होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजतंत्र में कानून का निर्माण डैश करता है। राजतंत्र में पूछा गया भाई साहब, तो राजतंत्र में कानून कौन बनाएगा। आप लोगों को मैंने वीडियोस, अगर आप लोग अगर मेरी पोल साइंस की वीडियोस देखते होंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं कि भाई राजतंत्र में कानून कौन बनाएगा भैया, राजा बनाएगा। जाहिर सी बात है यार, तो राजा आप लगाओ ना। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है कि जब भारतीय संविधान सभा बना था तो हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर, कौन डॉक्टर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लगाएंगे। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे जो 8वें का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व के कौन से सर्वाधिक सफल संविधान है जो सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाए गए। ठीक है, देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे संविधान हैं जो मतलब सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाए गए थे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन अगर देखिए 9वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हम यहाँ पे लगाएंगे, भारत, दक्षिण अफ्रीका व अमेरिका। ठीक है, ये यहाँ के जो जितने भी मतलब संविधान है वो राष्ट्रीय आंदोलन के बाद मतलब बनाए गए थे। और यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में जो लिया गया है वो है ऑप्शन बी, यहाँ पे आप बताएंगे कनाडा। ठीक है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली है। तो देखिए ये इलेक्शन वाले जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है, जो प्रत्याशी अन्य के मुकाबले आगे हो वही जीतता है। चलो यार, आंख बंद करके आप क्या करो, लगा दो ऑप्शन ए, लगा दो यार, क्या दिक्कत है ना। क्या होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये होता है ना यार, जो अन्य पार्टी के मुकाबले एक वोट भी अगर ज़्यादा हासिल करता है तो जीता हुआ माना जाता है। भाई हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किसके द्वारा किया गया। निर्वाचन क्षेत्र का जो आरक्षण है वो किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है मात्र निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी परिसीमन आयोग, चुनाव आयोग की सहायता द्वारा,
और उसके बाद ऑप्शन डी कार्यपालिका द्वारा। तो देखिए दोस्तों 12th जो क्वेश्चन है, 12वां जो क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया भैया जी। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना हलवा पेपर पोल साइंस का बनता है यार। देखो आप खुद ही देख सकते हो। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ठीक है ना। तो 13वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी 324(1). ठीक, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 13वें का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया भैया। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर बना रहता है। देखिए दोस्तों, मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो अपनी सेवा लगभग कितने वर्ष तक दे सकता है। तो अपनी सेवा लगभग 65 वर्ष तक दे सकता है और 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है ना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है, ठीक है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो भी 6 वर्ष या फिर 60 वर्ष से जो मतलब 60 वर्ष तक अपनी सेवा दे सकते हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो 65 वर्ष तक क्या कर सकता है, अपनी सेवा दे सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा है तो 2 स्तरीय है, 1 स्तरीय है या फिर त्रिस्तरीय है या फिर निर्धारित नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपको लोगों को पता होगा पंचायती राज व्यवस्था का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है ना। 3 स्तर में इसमें मतलब शक्तियों का बंटवारा है। कैसे हम कह सकते हैं, सबसे जो सबसे ऊपरी स्तर है ना, सबसे ऊपरी स्तर जो होता है जिला पंचायत है, उसके बाद मंडल होता है, उसके बाद सबसे नीचे ग्राम पंचायत होता है। तो ये त्रिस्तरीय ढांचा हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है किसने सत्ता के आर्थिक तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया। ठीक, आपको कुछ नेताओं के नाम दिए गए हैं, जिसमें से आपको ये सेलेक्ट करके बताना है कि भाई कौन सा ऐसा नेता था जिसने सत्ता के आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। लगाओ भाई, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते थे कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, छोटे से छोटे लेवल पे क्या हो, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, मतलब शक्तियों का बंटवारा हो। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता। उपरोक्त मत का समर्थन किसने किया है भाई, बताओ किसने किया है। तो इसका जो 17 का जो क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स आपको यहाँ पे सही उत्तर लगाना था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है प्लेटो की पुस्तक का नाम है। प्लेटो के पुस्तक का नाम बताना है आप लोगों को यहाँ पे। तो 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, द रिपब्लिक। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे सही लगाना है। उसके बाद हम निकलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही नहीं है। अब देखो फिर से पूछा है, सही नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ पे चारों पॉइंट को पढ़ोगे तो इसका जो ऑप्शन सी होगा, आप चारों पॉइंट पढ़ लेना भाई, मैं सीधा उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था 19। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने डैश की घोषणा को स्वीकार तथा लागू किया। ठीक है, तो गाइस ये जो 20वां क्वेश्चन है, 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। 20वें का ऑप्शन डी सही हो गया। उसके बाद निकलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है मानवाधिकार के पीछे मूलभूत अवधारणा है, मतलब मानवाधिकार के पीछे मूलभूत अवधारणा क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका ऑप्शन बी लगा दो भैया। क्या लगा दो, ऑप्शन बी। मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकार मिलने चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कांट के विचारों ने अधिकारों की घोषणा प्रस्तुत की। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि भाई किस प्रकार की अधिकार की घोषणा उन्होंने प्रस्तुत की थी कांट ने। तो इसका जो 22वें का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नैतिक, है ना, नैतिक
अधिकारों की घोषणा प्रस्तुत की थी, घोषणा की प्रस्तुतिकरण उन्होंने की थी, यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निकलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विकास की सरदार सरोवर परियोजना जो परियोजना है वो किस नदी से संबंधित है? तो देखिए भैया, ये जो विकास की जो सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी से संबंध रखता है भाई। नर्मदा नदी पे बनाए गए थे सरदार सरोवर बांध। तो यहाँ पे 23वें का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। निकलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। विकास की ऊपर से नीचे की रणनीति का अभिप्राय है, मतलब विकास से ऊपर से नीचे की रणनीति का हमारा क्या मतलब, क्या अभिप्राय है हमारा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी। विकास की प्राथमिकताओं और रणनीतियों का चयन राजनीतिक नेतृत्व व नौकरशाह करते हैं। ठीक है, तो इसका जो 24वें का क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है भाई मौलिक अधिकार? बता दो, पॉइंट पढ़ो आप, चारों ऑप्शन पढ़ो इसको सही से। ठीक है, और इसमें आपको सही उत्तर लगाना है। जो 25वें का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इसका उल्लंघन ना कर सके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया हमारे पास। उक्त संकल्पों की पूर्ण उपलब्धि हेतु इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की स्वदेशिक अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः आज संयुक्त राष्ट्र महासभा मानव अधिकारों की विश्वजनीय घोषणा करती है। कथन में किस देश संगठन का जिक्र है? तो गाइस इसमें इसका जो एक तरीके से ये जो मतलब बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में कही जा रही है, यूएनओ है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ऑप्शन डी यहाँ पे हम सही उत्तर लगा के निकलते हैं आगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी। क्यों? देखिए वैसे ये अधिकार वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी। क्यों? देखिए दोस्तों, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है हमारे सभी मौलिक अधिकारों में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि अगर ये अधिकार नहीं है ना आपके पास तो किसी भी जो आपके जो 5 मौलिक अधिकार है, अगर इसके बिना, वैसे हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर हमारे पास नहीं है तो 5 मौलिक अधिकार क्या है? बेकार है, किसी काम का नहीं है ना। तो इसीलिए अंबेडकर जी ने एक तरीके से हृदय और आत्मा का है, मौलिक अधिकारों का हृदय और आत्मा कौन है? संवैधानिक उपचारों का अधिकारी है। ठीक है, तो गाइस अगर इसका अगर आप सही ऑप्शन अगर आप लगाना चाहते हो तो 27वें का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 27वें का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसका काम होता है मानवाधिकार के उल्लंघन पर सुनवाई करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम निकलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया भैया। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए किस मतदान प्रणाली को अपनाया जाता है? आंख बंद करके लगा दो भाई को, ऑप्शन नंबर सी लगा दो, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भारत में होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। अब देखो फिर से नहीं पूछ लिया कि भाई ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है मतदाता सूची तैयार करना, दूसरा भाई ये तो काम है ही। उसके बाद दूसरा है चुनाव के संचालन का अधीक्षण करना, ये भी भाई बिल्कुल काम है ये तो। उसके बाद है सी है निर्वाचन नामावली तैयार करना, मतलब जितने भी नामकरण है, नामांकन भरना, ये काम भी निर्वाचन आयोग करती है। उसके बाद है चुनाव लड़ना। यार बताओ यार, निर्वाचन आयोग क्या चुनाव लड़ता है ना? वो तो चुनाव करवाने में योगदान देता है, लड़ता थोड़ी ना चुनाव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी लगा दो भैया, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है। क्वेश्चन तो भाई खतरनाक है, देखते हैं इसका। चलो, ऑप्शन ए है परिवार की बैठक में होने वाली चर्चाएं। उसके बाद है ऑप्शन बी
कक्षा संचालक मॉनिटर का चुनाव, ठीक है। उसके बाद है किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवारों का चयन। उसके बाद है डी मीडिया द्वारा कराए गए जनमत संग्रह। देखो यार, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आप लगाओ, ठीक है, क्योंकि आप जितने भी बच्चे होते हैं अपने मॉनिटर का चुनाव क्या करते हैं, खुद ही करते हैं। तो लोकतंत्र में क्या है, एक तरीके से सबसे नज़दीक बैठे हुए आप ही लोग हो जो आप क्या करते हो, अपने क्लास मॉनिटर को चुनते हो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 32 है। अब आ गया खतरनाक क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं। यहाँ पे आपको समझना है क्या है, बहुत सारे 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में। अब यहाँ पे आपको समझना यह है कि आपको एक तो कथन दिया जाएगा, अभी कथन बोल दो या कथन बोल दो, एक कथन दिया जाएगा और एक कारण दिया जाएगा या तर्क दिया जाएगा आपको, ठीक है। उसके आधार पे आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कथन को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। कथन है, भारतीय संविधान में लोकसभा चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ब्रैकेट में है, जो आगे सबसे, मतलब जो सबसे आगे जीत उसकी प्रणाली को अपनाया गया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को हमारे देश में क्या किया गया है, अपनाया गया है, चुनाव व्यवस्था को। अब तर्क क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या दिया गया है कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में तथा इसकी सरलता के फलस्वरूप इसको सर्वसम्मति मिली। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कथन भी बिल्कुल सही दिया गया है कि भारत में क्या है, हमने लोकसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया है। और हमने क्यों अपनाया, क्योंकि भारत एक बहुत ही विशालकाय देश है ना, जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, इतनी विशालकाय देश के लिए क्या है, एक सरल पद्धति है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है, और जो तर्क दिया गया है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, सही व्याख्या भी करता है। यानी कि जो 32वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए कौन सा लगाना है, ऑप्शन ए आपको लगा देना है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के अधीन रखा। भाई बिल्कुल, ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम तर्क की बात कर लेते हैं। तर्क क्या दिया गया है, ये सभी 29 विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की आवश्यकताओं से जुड़े हैं। तो भाई देखो, यहाँ पे जो कथन दिया गया है वो भी सही है और तर्क जो दिया गया है वो भी सही है। अब देखो, यहाँ पे अभिकथन एवं तर्क दोनों सत्य है। तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रही है। यहाँ भी भाई लगा दो, क्या लगा दो ऑप्शन ये लगा दो, दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। जब आसान सा क्वेश्चन है ये तो बहुत, तो ये लगाना था इसका आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, फिर से ये तर्क और अभिकथन और तर्क वाला ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि मतलब पहले अभिकथन जो दिया गया है वो है, प्रदेशों की सरकार के लिए 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है, जो प्रदेश में मौजूदा स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा करेगी, ठीक है। ये क्या है, कथन है। और आपको मैं बता देना चाहूँगा, जो कथन दिया गया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कथन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। अब हम तर्क को देख लेते हैं भैया। तर्क दिया गया है, इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला न बने। भाई मेरे को तो लग रहा है तर्क भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और तर्क यहाँ पे क्या कर रहा है, अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रही है। तो इसका अभी क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई सही, इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, थुंगन समिति का संबंध है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अगर 8वें चैप्टर स्थानीय शासन वाले चैप्टर को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसका उत्तर बिल्कुल भली भांति प्रकार से पता होगा। और थुंगन समिति जो है, थुंगन समिति का संबंध किससे था, ऑप्शन बी यहाँ पे आपको लगाना है, स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से। मतलब थुंगन समिति ये चाहती थी कि स्थानीय जो शासन व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 भी अभिकथन और तर्क वाला ही है। और सबसे पहले हम अभिकथन को समझते हैं। अभिकथन क्या दिया गया है, राजनीतिक सिद्धांत परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव लाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पे क्या 36वें में आपका जो एक तरीके से अभिकथन दिया गया है बिल्कुल सही है। अब तर्क की बात कर लेते हैं। तर्क क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के फलस्वरूप
नित्य ही स्वतंत्रता एवं समानता जैसी अवधारणाओं का सतत विकास हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को जो लग रहा है आपका जो अभिकथन तो सही है, साथ में जो तर्क जो दिया गया है ना वो भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से ऑप्शन ए है आपका। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 फिर से आ गया अभिकथन और तर्क वाला। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं। ठीक है, अब ये तो भाई बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ भाई बिल्कुल सही है ये। उसके बाद तर्क क्या दिया गया है, तर्क को देखते हैं। तर्क है, राजनीतिक सिद्धांत से हम अपने विचार को परिष्कृत कर देते हैं और सार्वजनिक हित में सुविज्ञित तरीके से तर्क वितर्क कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी अधिकांश क्वेश्चन का मैं देख रहा हूँ कि जो अभिकथन और तर्क वाले जो क्वेश्चन है उसका पहला ऑप्शन ही ज़्यादातर सही जा रहा है, और इसका भी क्या है ऑप्शन ए है वो ही सही है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण सही तरीके से अभिकथन की व्याख्या करती है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 और बहुत ही ध्यान से समझना आप। देखिए यहाँ पे दिया गया कथन क्या है, आज़ादी, समानता व धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। अरे भाई क्या बोल रहा है तू, ये देखो क्या बोल दिया, तत्व नहीं है। जो आज़ादी है, समानता है और धर्मनिरपेक्षता है हमारे जीवन के महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। तो ये तो पहले ही भाई कथन क्या बोल दिया इसने, कथन बोल दिया, गलत बोल दिया। अब हम एक बार क्या करते हैं, अपने तर्क को पढ़ते हैं। तर्क है, दायित्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन के लिए राजनीतिक विचारों एवं संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है, जो हमारी दुनिया को आकार देती है। तो देखो यार, इस क्वेश्चन का जो मतलब सही उत्तर होगा ना, तर्क बिल्कुल सही है। तर्क को आप अगर ध्यान से सुनो, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो तर्क में बताने की कोशिश की जा रही है कि दायित्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन के लिए राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है। जाहिर सी बात है यार, आपको जानकारी तो होना चाहिए ना, जितने भी राजनीतिक विचार है या जितनी भी संस्थाएं है उसकी जानकारी होना चाहिए आपको, है ना। जानकारी क्या होता है, हमारे लिए मददगार होती है, जो हमारी दुनिया को एक तरीके से क्या कर रही है, आकार दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तर्क तो बिल्कुल सही है, लेकिन अभिकथन क्या है, गलत है। लगा दो भाई, अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका 38 का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, सही विकल्प आपको चयन करना है। ऑप्शन को आप पढ़े एक बार ध्यान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता व समानता तथा बंधुत्व को प्रतिष्ठित किया है। ठीक है, उसके बाद है, भारत में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। ये तो मेरे को गलत लग रहा है भाई। उसके बाद है, गांधी जी के सिद्धांत को नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया। ये भी गलत लग रहा है। उसके बाद है, राजनीतिक सिद्धांत स्थिर प्रक्रिया है। ये भी मेरे को लग रहा है गलत है। तो यानी कि 39 का जो ऑप्शन ए होगा, ठीक है, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, मतलब कौन सा कथन सही है मौलिक अधिकार के संदर्भ में। तो ऑप्शन जो पहला पॉइंट दिया गया है, समाज को नई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता मौलिक अधिकार से। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो। उसके बाद है क्वेश्चन जो दूसरा पॉइंट दिया गया है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का तो उल्लेख है परंतु मूल कर्तव्यों का नहीं है। अब क्या बकवास कर रहा है, तो बकवास कर रहा है भाई। हमारे संविधान में क्या कर्तव्यों का हमारे उल्लेख नहीं है क्या? है भाई, बिल्कुल है। उसके बाद उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, समय के साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन तथा विस्तार हुआ है। हाँ, ये मेरे को कुछ हद तक सही लग रहा है। ठीक है, समय के साथ मौलिक अधिकार में संशोधन और विस्तार यानी कि बदलाव वगैरह होते रहे हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट दिए गए, न्यायिक व्याख्या एवं सरकारी नीतियाँ नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई है। तो बस ये जो चौथा पॉइंट है वो भी सही लग रहा है। ऊपर के दो मेरे को गलत लग रहे हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके ऑप्शन के हिसाब से आपका जो 40वां क्वेश्चन है, 40वें क्वेश्चन का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, आपको सी लगाना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, अधिकारों को गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है क्योंकि ऑप्शन ए है, ये अर्थहीन है।
ऑप्शन बी अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है, ऑप्शन सी असमानताओं को बढ़ावा देता है, या फिर ऑप्शन डी मात्र कुछ मूल्य है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है अधिकार, है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, जो तमाम कीमतों से ऊपर हो तथा जिसका कोई समतुल्य ना हो उसकी गरिमा होती है। यह कथन है, मतलब किसने ये कथन दी है, एक तरीके से आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो 42 का क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कांट। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर लगाना है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, अधिकारों की सफलता निर्भर करती है। तो देखिए दोस्तों, अधिकारों की जो सफलता है वो संविधान की वैधता जिसमें अधिकारों की सुरक्षा हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपको सही उत्तर लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, प्राकृतिक अधिकार प्रदत्त होते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्राकृतिक अधिकार है वो प्रकृति या फिर ईश्वर के द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए डैश सौंपते हैं। तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो 45वां जो क्वेश्चन है, 45वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, वैधानिक दायित्व, है ना। यहाँ पे आपको ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजनीतिक अधिकार सरकार को व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बनाती है क्योंकि देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सभी लोग मतदान के फलस्वरूप क्या करते हैं, सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का अवसर रखते हैं, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस मॉडल को विकास का उपयुक्त मॉडल माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, विकास का जो उपयुक्त मॉडल जो माना जाता है वो आपका है विकेंद्रीकृत मॉडल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, सही अर्थ में विकास है जब एक देश में फोनों की संख्या का होना, ऑप्शन बी अत्यधिक हथियारों का होना, ऑप्शन सी कारों की बढ़ती संख्या, या फिर ऑप्शन डी लोगों के जीवन की वह गुणवत्ता जो सामंजस्य तथा संतुष्टि को पूरा करे। तो गाइस देखिए, जो 48वां है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोगों के जीवन की वह गुणवत्ता जो सामंजस्य तथा संतुष्टि को पूरा करे, ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। उसके बाद 49 के जगह पे जो दृष्टि बाधित जो छात्र है उनके लिए क्वेश्चन दिया गया है, किस विचारक ने न्याय पर पुस्तक लिखी। तो गाइस, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्लेटो। ठीक है, प्लेटो आपको लगाना है। 49 का जो है ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो भी आपका चित्र आधारित क्वेश्चन है ना। और चित्र को आप देख लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चित्र में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन दर्शाया गया है। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा बच्चा है ना, जिससे क्या करवाया जा रहा है, श्रम करवाया जा रहा है, मतलब काम करवाया जा रहा है। तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध का अधिकार यहाँ पे मेरे हिसाब से सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे से यहाँ पे आप जहाँ तक मेरे को चित्र दिख रहा है उस चित्र में तो मेरे को ये दिख रहा है कि छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है ना। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का आपका यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए। वैसे आपको अगर आप अगर एक बार मैं इसको बुक में देख लूँगा इस चित्र को, या फिर आप देख ले और कमेंट में मेरे को जरूर इसका सही उत्तर आप बता दें। चलिए दोस्तों, को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है इसी की जगह पे, क्वेश्चन नंबर 50 की जगह पे जो दृष्टिबाधित जो छात्र हैं उनके लिए क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस में है भाई, भारतीय संविधान में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 चित्र आधारित क्वेश्चन है, और आप चित्र को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में भारतीय संविधान सभा के 2 सदस्यों के नामों की पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चित्र को देखो तो भाई सीधा सा सिंपल सा आंसर आपको बताना चाहूँगा मैं कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे
दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है एक तरीके से रीट है यहाँ पे। ठीक है, रीट एक प्रकार का रीट है ही। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, आगे का जो क्वेश्चन है वो गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है। हम एक बार गद्यांश को रीड करते हैं ध्यान से। ठीक है, आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए इसको, गद्यांश को। गद्यांश है कि संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिसमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार के संशोधन तथा सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता। संविधान के इन हिस्सों को काफ़ी लचीला बनाया गया है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से अपने सभी क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद उसका उत्तर देते हैं। देखिए, भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान लचीला, कठोर, आसान, कठोर और लचीले का समन्वय। तो गाइस जो 52 क्वेश्चन है इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। ये लचीला भी है और कठोर, दोनों का समन्वय है भारतीय संविधान में। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, संविधान में परिवर्तन की शक्ति निहित है। तो देखिए दोस्तों, संविधान में जो परिवर्तन की जो शक्ति मतलब निहित है वो एक तरीके से किस में निहित है, विधायिका में निहित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, विधि द्वारा शब्द का प्रयोग, विधि द्वारा शब्द का प्रयोग संविधान के संशोधन हेतु किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो विधि द्वारा शब्द का जो प्रयोग है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है उसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 2। ठीक है, अनुच्छेद 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, भारतीय संविधान में डैश, बस भारतीय संविधान में डैश को आपको यहाँ पे रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी। ठीक है, आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में क्या है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन है उसको वो भी क्वेश्चन पैराग्राफ पे आधारित है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पैराग्राफ को रीड करते हैं। पैराग्राफ है, 1950 और 60 के दशक में जब अधिकतर एशियाई व अफ्रीकी देशों ने औपनिवेशिक शासन से आज़ादी हासिल की, तब उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण काम गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव की निहायत जरूरी समस्याओं का समाधान करना था। ये हमारा पैराग्राफ है। क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, एशिया व अफ्रीकी देशों ने किससे आज़ादी हासिल की। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो 56 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकसित तथा पश्चिमी देशों से, है ना। ज़्यादातर एशिया और अफ्रीका के देश किसके गुलाम थे, पश्चिमी देश, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, जर्मन वगैरह है ना। इसके अलावा पुर्तगाल वगैरह है, इन्होंने गुलाम बना रखा था। तो पश्चिमी के जो देश थे उन्होंने उनके गुलाम थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि विकासशील देशों की मुख्य समस्या क्या है, क्या थी, मतलब विकासशील देशों की मुख्य समस्या क्या था। तो यहाँ पे आपका है ऑप्शन सी। आप ऑप्शन सी को देखो, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था यहाँ पे। तो ये मुख्य समस्या थी विकासशील देशों की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, विकास की अवधारणा का संबंध है। देखिए दोस्तों, विकास की जो अवधारणा का जो संबंध है वो प्रगति व उन्नति से है ना। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, जब अविकसित देशों की स्वतंत्रता मिली, जब अविकसित देशों को स्वतंत्रता मिली तब उनके नागरिकों का स्तर कैसा था। तो देखिए दोस्तों, जब अविकसित देशों को स्वतंत्रता मिली तो उनके नागरिकों का जो एक तरीके से स्तर था वो निम्न स्तर था, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है और आखिरी क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन में संसाधनों का उपयोग किसके लिए होता था। तो भाई औपनिवेशिक शासन में जो संसाधन है, संसाधन का इस्तेमाल उपनिवेशवादियों के लिए होता था, है ना। सो गाइस ये आपका क्वेश्चन पेपर था, सैम्पल पेपर था 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का, जिसका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को लगता है कि यार मैंने गलत बता दिया आंसर, तो कमेंट में आप मेरे को ज़रूर बताएं कि किस क्वेश्चन का आंसर मेरे से गलत मतलब हो गया है टिक। तो आप लोग एक बार ज़रूर बता दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।